आज बात करते हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 3। इसमें बात करते हैं चैप्टर 3 की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे 3.1 इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद 3.2 पर पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड जो तीसरा चैप्टर है उसके उसमें पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में मोशन कॉमन है, हर जगह मोशन होता है। जैसे कि हम चलते हैं, वी वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, रन करते हैं या साइकिल चलाते हैं, राइड ए बाइसिकल। तो ये क्या सब एक टाइप का मोशन ही है। यहाँ तक कि हम सोते हैं तब भी मोशन होता है। इवन वी आर स्लीपिंग, एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स। मतलब जो एयर है हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स से बाहर आती है, मतलब एयर का मोशन होता है। एंड ब्लड फ्लो इनटू आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड का मोशन हो रहा है, जो आर्टरी और वेन में ब्लड फ्लो कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह मोशन होता है। जैसे कि हम जो पत्तियां देखते हैं, वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम, डैम से वाटर गिरता है। ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जो ऑटोमोबाइल्स हैं और जो प्लेन्स हैं जो लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, मतलब ये मोशन के द्वारा ही, मोशन करके ही लोगों को इधर से उधर कैरी करके ले जाते हैं। तो अर्थ है, और अगर हम अर्थ के मोशन की बात करें तो अर्थ तो अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, उसके अलावा सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो अर्थ रोटेट वंस एवरी 20, मतलब 24 घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट, मतलब खुद की एक्सिस के अबाउट एक 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। और रिवॉल्व्स राउंड द सन वंस इन एयर। सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन एक साल में कंप्लीट कर लेती है। द सन इटसेल्फ इज इन मोशन, और सन खुद भी मोशन में रहता है। इन द मिल्की वे, एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी में, विच इज अगेन मूविंग विद इन इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, और जो उसके लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के साथ में भी मूव करता है, मतलब मोशन में रहता है। बात करते हैं मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाए। जैसे कि मान लो, सॉरी एक मिनट, जैसे कि मान लो कि पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन यहाँ पर है, 2 सेकेंड के बाद यहाँ, 3 सेकेंड के बाद यहाँ कहीं पे, 4 के बाद यहाँ, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, मतलब उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। मोशन इज चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। हाउ डज द पोजीशन चेंज विद टाइम? एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि जो टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, वो इस चैप्टर में चेंज होती है, तो वो इस चैप्टर में बात करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू हाई डिस्क्राइब मोशन, कैसे मतलब मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर दिस वी डेवलप द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। वी शैल कन्फाइन आवरसेल्फ टू स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करेंगे अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जिसको क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहा जाता है? ऐसा मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा हो। फॉर द केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ऐसा मोशन जो रेक्टिलिनियर मोशन जो एक्सेलरेशन कैसा हो? इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, तो पूरे मोशन में उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मतलब 2 कांस्टेंट रहे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहना चाहिए, इसी एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट करे। तो इस टाइप के को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए सेट ऑफ सिंपल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन। तो इस मतलब इस केस में हम कुछ इक्वेशन की बात करेंगे। फाइनली टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन, और मोशन के जो रिलेटिव नेचर है उसके बारे में बात करेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। सारी इसी चैप्टर में बात होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ इस चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर में बात करेंगे सिर्फ पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। इन आवर डिस्कशन वी शैल ट्रीट द ऑब्जेक्ट इन मोशन एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अपने डिस्कशन में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो डिस्टेंस कवर करता है, उसके ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। दिस अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड सो फॉर एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
मतलब जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है। इन ए गुड नंबर ऑफ सिचुएशन इन रियल लाइफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के साइज को। नेग्लेक्टेड एंड दे कैन बी कंसीडर्ड, इसको क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे विदाउट मच एरर। बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन बिना मोशन के कॉज जाने हुए, मतलब मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कुछ ना जान के सिर्फ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। वी स्टडी बेस्ड टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन, मतलब बिना उसके कारण जान की तरफ जाए हुए उसको सिर्फ मोशन की उसको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट कॉजेज मोशन डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर, द नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 5 एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 3.2, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। अभी तक तो क्या था, इंट्रोडक्शन था, जो जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब बात करते हैं पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अर्लियर यू लर्न दैट मोशन इन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद, अभी देख चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहेगा, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है मतलब वो मोशन में है। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज रेफरेंस पॉइंट, और अब उसकी हमें अगर पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट डेवलप करना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा उसके अबाउट में मोशन में है या रेस्ट में है, और एक एक्सिस सेट करेंगे, ए सेट ऑफ एक्सिस। इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 म्यूचुअली, तो हम अपनी सुविधा के लिए एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेंगे जिसके पास 3 एक्सिस होंगी, और जो तीनों एक्सिस होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, इनको एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कह दिया जाता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस, और जिन तीनों एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट, उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट कह दिया जाता है, ओरिजिन पॉइंट ओ, एंड जो कि रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, सर्व एज रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि मान लो ए एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ऑब्जेक्ट के, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में। टू मेजर टाइम वी पोजीशन ए क्लॉक इन दिस सिस्टम, और टाइम मेजर करने के लिए हम एक क्लॉक को रख देंगे इस सिस्टम, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्लॉक के साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन को के बारे में बताएगा। इफ वन आर मोर कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, और अगर ऑब्जेक्ट का एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बदल रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर कोई भी कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। तो इफ़ वन आर मोर कोऑर्डिनेट एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। नहीं तो अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, नहीं तो रेस्ट में हो जाएगा। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा with respect to this frame of reference। अब बात करते हैं आगे, तो चॉइस ऑफ ए सेट ऑफ एक्सिस इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है किस पे, सिचुएशन पर। फॉर एग्जांपल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन 1 डायमेंशन, अगर मोशन को 1 डायमेंशन में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम मोशन को 2D या 3D में डिस्क्राइब कर रहे हैं तो 2 या 3 एक्सिस में रिक्वायर होगी। अगर हम मोशन को टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 और 3 डायमेंशन तो वी नीडेड 2 और ऑब्लिक 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट्स डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट किस पे डिपेंड करता है, उसका रेफरेंस पर डिपेंड करता है चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन यू से दैट ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड, जब कोई भी कार, हमने मतलब ये देखा कि कोई कार रोड पर मूव करे तो यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमें कार को डिस्क्राइब करना है किस कार के मोशन को किसके रेस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, अटैच टू यू, या तो कार से आपसे अटैच है मतलब कार में बैठे हैं, या फिर ग्राउंड पर खड़े हैं कार मोशन में है तो डिस्क्राइब करें। तो ये उसके यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मान रहे हो उसके हिसाब से कार मोशन में है या रेस्ट में है ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। बट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू ए पर्सन विद सिटिंग, अगर हम बात करें ऐसी कार जा रही हो कोई, उसके अंदर अगर कोई भी पर्सन बैठा है उसके रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में कार कैसी होगी, रेस्ट में होगी। लेकिन अगर उस कोई पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है और कार के मोशन को देख रहा है तो ग्राउंड वाले के रेफरेंस में कार कैसी है, मोशन में है, तो रेफरेंस पॉइंट चेंज होने से कंडीशन भी चेंज हो जाएगी।
सिटिंग इन द कार, कार उसके रेस्पेक्ट में जो कार के अंदर बैठा कैसी है, रेस्ट में है। अगर ग्राउंड पर खड़ा देख रहा है मतलब उसके रेस्पेक्ट में तो कार मोशन में है, लेकिन जो कार के अंदर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगी। टू डिस्क्राइब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस, और अब हम मोशन को डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो हम एक एक्सिस चूज करेंगे जिसको एक्स एक्सिस कह दिया, सो दैट इट कोइंसाइड विद द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट के पाथ से कोइंसाइड करती रहेगी। एक्स एक्सिस है ऑब्जेक्ट कोई एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड ही करता हुआ जाएगा। तो बी देन मेजर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ विच रेफरेंस टू ए कन्वीनियंटली चूज एन ओरिजिन, तो हम मेजर कर देंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफरेंस के अकॉर्डिंग से ओरिजिन, जो कि अगर रेफरेंस टू ए कन्वीनियंटली चूज करेंगे ओरिजिन पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर, एज सोन इन फिगर 3.1, जो आगे डायग्राम दिया गया है 3.1, जैसे कि उसमें 3 पोजीशन दी हैं। पोजीशन टू द राइट ऑफ ओ, अगर कोई ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट मतलब रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन के अगर राइट में कोई भी मतलब पोजीशन ऑफ राइट ऑफ ओ आर टेकन टू बी पॉजिटिव, तो उसको कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मान लो वो लेफ्ट में है ओरिजिन पॉइंट के, तो उसको क्या माना जाएगा, निगेटिव। फॉलोइंग दिस कन्वेंशन द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू इन फिगर 3.1 में पी और क्यू जो ये पोजीशन है ये ओरिजिन पॉइंट के राइट में है, तो इनकी पोजीशन +360 एंड +240 होगी। सिमिलरली द पोजीशन, और जो तीसरा है पॉइंट आर है वो ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो उसको क्या लिखेंगे, -120 मीटर। ये तो हो गई पोजीशन की बात। अब बात करते हैं आगे पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हम कार के मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं, तो हमें एक एक्सिस वी चूज द एक्स एक्सिस सच दैट इस तरह से चूज करेंगे कि वो कोइंसाइड कर जाए किसी पाथ ऑफ द कार के पाथ से, कार्स मोशन एंड ओरिजिन ऑफ द एक्सिस एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द कार स्टार्टेड मूविंग, और ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए एक्सिस की जहाँ से कार चलना शुरू करती है, स्टार्ट करती है मूव करना, दैट इज द कार वाज एट x=0 पर, x=0 पोजीशन है किस पर, टाइम t0 पर, फिगर 3.1। लेट p q एंड r रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कार, कार की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग टाइम पर कार की पोजीशन को बताते हैं। कंसीडर 2 केसेस ऑफ मोशन, पहला केस है, फर्स्ट केस कार मूव कर रही है, मूव्स फ्रॉम ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक, देन डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, तो इसमें ओ से पी तक कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस मूव की गई, मतलब पाथ लेंथ क्या है, डिस्टेंस या पाथ लेंथ, डिस्टेंस पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहा जाता है, कितना है, +360, दिस डिस्टेंस कार द पाथ लेंथ, इसको इस डिस्टेंस को क्या कह दिया गया, पाथ लेंथ ट्रेवल्स बाई द कार। इन सेकेंड केस की बात करते हैं, द कार मूव कर रही है ओ से पी तक एंड उसके बाद वापस आ जा रही है क्यू के पास, देन मूव्स बैक टू पी से क्यू के पास फिर वापस आ रहा है। ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ मोशन द पाथ लेंथ ट्रेवल्स बाई इज ओ से पी प्लस पी से क्यू, मतलब 360 + 120, तो कितनी डिस्टेंस, मतलब पाथ लेंथ कितनी हो गई, 480 मीटर। पाथ लेंथ कैसी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्वांटिटी दैट है मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में जो अगला चैप्टर है मोशन इन प्लेन, वहाँ पर स्टडी करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन प्लेन। अब बात करते हैं, ये तो हो गई पाथ लेंथ या डिस्टेंस की बात। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी प्लस डायरेक्शन। It is useful to define another quantity displacement as the change in position. Let x1 and x2 be the position of an object at time t1 and t2, तो x1 और x2 पोजीशन है टाइम t1 और t2 पर, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ये जो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाएगा डेल्टा x, चेंज इन x1 और x2 का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, इन द टाइम डेल्टा t, टाइम चेंज t2 minus t1 is given by the difference between the final and initial position. डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। वी यूज द ग्रीक लेटर डेल्टा, डेल्टा क्या बताता है, चेंज के बारे में, चेंज इन ए क्वांटिटी। अब बात करते हैं, मान लो x2 मोर देन x1, अगर x2 मतलब फाइनल वैल्यू ज़्यादा है इनिशियल से, मतलब जो वैल्यू डेल्टा x की कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और अगर मान लो x1 मतलब x2 लेस देन x1, x1 की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस केस में जो डेल्टा x कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात करते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का हमें पता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होता है। सच क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। यू विल रीड अबाउट वेक्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला चैप्टर है मोशन इन प्लेन, उसमें पढ़ेंगे। प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अभी हम किस बात की कर रहे हैं बात, मोशन किसका, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन। और इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। इन वन डायमेंशनल मोशन, अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं तो देयर आर ओनली टू डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और अपवर्ड या डाउनवर्ड, in which an object can move, and these two direction can easily be described by plus and minus sign। तो बात कर जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर एक ही एक्सिस मतलब वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, एक ही डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, या तो फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया, बैकवर्ड को नेगेटिव ले लिया। ऐसे ही अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो एक इस टाइप का मोशन है हॉरिजॉन्टल मोशन। और अगर वर्टिकल मोशन कर रहा है, बॉडी वर्टिकल मोशन में है, या तो अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया। एक इस टाइप के मोशन वर्टिकल मोशन की बात। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन मूविंग फ्रॉम ओ से पी। ओ से पी कार मूव कर रही है, तो इस केस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं ओ से पी तक की। तो ओ यहाँ पे ओ पॉइंट क्या हो गया, वो क्या है, इनिशियल पॉइंट मतलब x1, और पी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट मतलब x2। और यहाँ पे x2 माइनस x1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 की वैल्यू प्लस 360 और इनिशियल 0। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना, प्लस 360 मीटर। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा x। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस मैग्नीट्यूड कितना है, 360 मीटर। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी वैल्यू को हम विदाउट साइन मतलब साइन को रिमूव करके, अगर माइनस 360 होता तभी उसको 360 मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हैं, या प्लस 360 होता तो तभी मैग्नीट्यूड वाइज 360 मीटर एंड डायरेक्टेड बाई। और जो पॉजिटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, एज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम पी से लेकर क्यू तक। अब हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कार का पी से क्यू तक, मतलब पी से क्यू तक। अब यहाँ पे बात करें इस केस में क्या बात है, कार के मोशन पी पोजीशन, मतलब अब पी क्या हो गई, इसकी इनिशियल पोजीशन मतलब x1, और क्यू क्या हो गई, फाइनल पोजीशन x2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू मतलब p की वैल्यू कितनी है, 240 मीटर, सॉरी 360 मीटर। x1 इनिशियल p पर पोजीशन है, और अगर हम q की बहुत x2 की वैल्यू कितनी है, प्लस 240 मीटर। और हम डेल्टा x कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है 240 माइनस इनिशियल कितनी है 360। तो हमारे पास आंसर कितना बचा, माइनस 120 मीटर। तो ये कितना आ गया, माइनस 120 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, पी से क्यू। पी से क्यू ये जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, जो ऑब्जेक्ट था ओरिजिन से पी तक गया, पी के बाद उसने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, जस्ट अपोजिट साइड में मूव करने लगा। अभी डायग्राम से दिखा देंगे, इसका डायग्राम आगे है। तो डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो जो माइनस साइन यहाँ पर आया वो इसके डायरेक्शन को बता रहा है। पी से क्यू मूव कर रहा है 240 माइनस 360, तो कितना, माइनस 120। द नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमको डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो कितना, 120 आंसर आया। दस इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज वेक्टर नोटेशन फॉर डिस्कसिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन। मतलब ये नेसेसरी नहीं है वेक्टर नोटेशन को डिस्कस करना वन डायमेंशन मोशन में। ये डायग्राम है, यहाँ देखो। अब बात करते हैं, ये देखो ये वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ गया, पी पॉइंट के पास। तो पहले में अगर हम ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट तक की बात करते हैं तो इसमें इसकी पाथ लेंथ कितनी है, 360 मीटर। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 360 मीटर है ओरिजिन से पी तक, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी। लेकिन फिर पी के बाद जाने के बाद ऑब्जेक्ट किधर गया, क्यू के पास, क्यू पॉइंट के बाद। अब क्यू के पास गया तो क्यू की पोजीशन कितनी है, 240 मीटर, मतलब वापस आ रहा है, अब डायरेक्शन बदल दी। तो अगर हम पाथ लेंथ की बात करेंगे, पाथ मतलब टोटल पाथ की लेंथ, मतलब उसके पाथ की लेंथ, यहाँ से यहाँ पी, ओ से पी क्यू मतलब पी गया मतलब 360, ठीक है। और हम बात करते हैं फिर पी से क्यू गया 360, 240 मतलब 360 माइनस 240, तो कितना बचा, 120। तो 120 360 प्लस 120 मतलब ये कितना आ गया, 120 मीटर। तो 360 और 120 कितना हुआ, 480। ये तो है पाथ लेंथ की बात।
अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, ये अगर हम ओ से पी का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है, क्योंकि ये अगर हम ओ से पी का डिस्प्लेसमेंट निकालें, इसको x1 इनिशियल पोजीशन, ये x2 कितना है 360 और x1 कितना है 0। जब डेल्टा x निकालेंगे, डेल्टा x इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मतलब 360 माइनस 0, तो ये 360 आ गया। ठीक, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओ से लेकर क्यू तक का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ओरिजिन पॉइंट, अब मेरा ये पॉइंट क्या है, वो पॉइंट अभी x1 यहाँ पर 0 है, लेकिन अब ये जो मेरा कौन सा पॉइंट क्यू पॉइंट है फाइनल, ये है x2, यहाँ पे 240 पोजीशन है। तो ओरिजिन पॉइंट से लेकर अगर हमें क्यू पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 कितना फाइनल 240 माइनस 0, तो मतलब 240 मीटर। तो ये आ गया हमारा ओ से क्यू पॉइंट तक का, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसके डिस्टेंस या पाथ लेंथ की बात करते हैं तो कितना आता है 480। तो अगली लाइन में यही दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्स बाय द एन ऑब्जेक्ट, मतलब बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं ओ से पी पॉइंट तक, ओ से पी पॉइंट तक इसने ऑब्जेक्ट मतलब कार ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया था, तो इस केस में ओ से ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट तक डिस्टेंस, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। लेकिन अगर हम ओरिजिन पॉइंट से क्यू पॉइंट तक की बात करते हैं तो यहाँ पर पाथ लेंथ और डिस्टेंस क्या हुआ, पी तक गई और कार, पी के बाद उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया। लेकिन हम अगर पाथ लेंथ की बात करें, पाथ लेंथ का मतलब टोटल पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ उसकी, जैसे उसके पाथ के तो कितना 360 गया, फिर 120 वापस आ गया, मतलब 480। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब उसकी डायरेक्ट इनिशियल से है उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। तो जो ऑब्जेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता पाथ लेंथ के। तो ये बात याद रखना, डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू पाथ लेंथ, मतलब पाथ लेंथ के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। या पाथ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू पाथ लेंथ, मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब मोशन कैसा हो रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट डायरेक्शन चेंज, मतलब बिना डायरेक्शन को चेंज किए मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, पाथ लेंथ मोर देन डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। तो यहीं पे आगे बात की गई, फॉर एग्जांपल फॉर मोशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ से पी की बात करें, अगर कार का मोशन की ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट तक की बात करें तो पाथ लेंथ कितनी है 3 + 360 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट की भी बात करें तो यहाँ इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। In this case, the magnitude of displacement 360 मीटर is equal to path length 360 मीटर. But consider motion of a car from origin point से P point और उसके बाद P से वापस क्यों आ रहा है। इस केस की बात करते हैं तो पाथ लेंथ इस केस में अब 360 + 120 मतलब 480 आ गई। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 240 माइनस 0 मतलब 240 फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, और इनिशियल पोजीशन ओरिजिन थी मतलब 0 थी, तो अब कितनी आ गई 240। तो अब इसकी पोजीशन क्या आ गई 240। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 240 आया, लेकिन अगर हम बात करें पाथ लेंथ की तो 480 आया, तो ये इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर कोर्स ऑफ मोशन, अब मोशन के टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी। बट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ की बात करते हैं तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द कार स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट जाती है और पी पॉइंट से फिर वापस ओरिजिन पॉइंट के पास आ जाती है, देन रिटर्न्स टू ओरिजिन। तो इस केस में क्या हो गया, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर गई। अब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर गई तो डेल्टा एक्स इक्वल टू बात करें x2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल x1। तो यहाँ पे x2 मतलब फाइनल पोजीशन भी 0 है और x1 मतलब इनिशियल पोजीशन भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, मोशन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर गई, जिससे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। हाइवर द पाथ लेंथ की बात करते हैं तो पाथ लेंथ ओरिजिन पॉइंट से पी पॉइंट तक मतलब 360 गया, फिर 360 मीटर वापस आया, पाथ लेंथ तो 360 720 मीटर, तो ये हो गई पाथ लेंथ। थ्री सिक्सटी कितना हो गया 720। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ, और ऑब्जेक्ट के मोशन को हम पोजीशन टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट। सच ए ग्राफ इज ए पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो ग्राफ है वो एक पावरफुल टूल है जो कि एनालाइज करता है ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पर उसके मोशन को। और मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा टाइम के साथ में,
वी हैव एन एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लेट अस फर्स्ट कंसिडर द सिंपल केस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी। तो सबसे पहले हम एक सिंपल केस की बात करते हैं, ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्ट कैसा हो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में है। स्टेशनरी एग्जांपल, ए कार स्टैंडिंग स्टिल एट x इक्वल टू 40 मीटर पर खड़ी हुई है। द पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एज शोन इन फिगर 3.2a। आगे फिगर दिया है, कोई भी कार है जैसे कि ये क्या टाइम है और ये हम उसके पोजीशन की बात करते हैं, ये क्या है पोजीशन मीटर में है, ठीक है। मान लो कोई ये है उसकी पोजीशन 40 मीटर, ठीक, और ये टाइम है, टाइम एक्सिस टाइम है, और ये क्या है ओरिजिन पॉइंट है। तो टाइम और ग्राफ कैसा है, ऐसा। अब यहाँ पे देखो इसके ग्राफ की 40 मीटर है, टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मतलब टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल ग्राफ मिल जा रहा है तो वो किस, अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ दिखाई दे रहा है मतलब वो किसका ग्राफ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, मतलब रेस्ट में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसा ग्राफ होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा हो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिगर 3.2a दिया है, ऑफ इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से चलना शुरू किया उसने, 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर अगली जो 1 मीटर डिस्टेंस है वो भी 1 सेकेंड में ही कवर की, फिर अगली 1 मीटर डिस्टेंस है वो भी 1 सेकेंड में कवर की, मतलब हर 1 मीटर डिस्टेंस को 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। और इस टाइप के मोशन को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कि 3.2b डायग्राम में दिया गया, सो द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ सच ए मोशन। तो ये जो डायग्राम दिया है यहाँ पे, एक ऐसा डायग्राम है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, ये पोजीशन है, ये इधर टाइम है, ये डायग्राम। अब ये किस कैसे ऑब्जेक्ट के ग्राफ है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी हो, टाइम 10 सेकेंड में वही पोजीशन थी, 20 सेकेंड के बाद वही पोजीशन है, 30 के बाद 40, 50, 60, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये कैसा ग्राफ मिल गया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के कैसे है, पैरेलल में है, ऐसा ग्राफ दिख जाए मतलब को वो किस ऑब्जेक्ट का, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, 40 मीटर पर ही खड़ा है। और ये ग्राफ की बात करते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बी। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर कर रहा है, कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब 1 सेकंड में अगर 1 मीटर कवर कर रहा है तो अगली जो 1 मीटर डिस्टेंस है वो भी 1 सेकंड में ही कवर करेगा। ऐसे मोशन, इस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे। तो ये डायग्राम दिया पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक इसका है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का और बी ग्राफ है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का। अब बात करते हैं आगे। नाउ लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए कार दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कार के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं जो कि रेस्ट में से चलना शुरू करती है, t इक्वल टू 0 एज फ्रॉम द ओरिजिन, और एंड पिक अप स्पीड टिल 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड तक अपनी स्पीड को पिकअप कर लेता है, मतलब मैक्सिमम जितनी स्पीड बढ़ानी थी 10 सेकेंड तक अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। उसके बाद में एंड देयर आफ्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब ए उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगता है। कब तक मूव करता है, 18 सेकंड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो अगर 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करता है तो अगली 1 मीटर भी 1 सेकंड में ही कवर करेगा, देन उससे अगली 1 मीटर 1 सेकंड में कवर करेगा। कब कवर करता है, 10 सेकंड के बाद में, और 18 सेकंड तक ये स्पीड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म। उसके बाद ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, और कार रुक जाती है। कार कब रुक जाती है, एट t इक्वल टू 20 सेकेंड पर, एंड उसकी जब पोजीशन क्या थी 296 मीटर। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर दिस केस इज शोन इन फिगर 3.3। वी शैल रिफर टू दिस ग्राफ इन आवर डिस्कशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो ये जो ग्राफ है वो 3.3 है, इसमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। तो ये देखो, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की और ये टाइम ग्राफ है। अगर हम बात करते हैं 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड के तक यहाँ पे देखो 10 सेकेंड तक इसने अपनी पोजीशन वो स्पीड को मैक्सिमाइज कर लिया। यहाँ से क्या करता है, यहाँ तक करता है पिकअप स्पीड, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। उसके बाद 18 सेकेंड तक क्या कर रहा है, ये जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब ग्राफ कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, हमें ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, मतलब
कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, उसके बाद ब्रेक लगाना शुरू हुआ और ग्राफ कैसा आने लगा, यहाँ पे ग्राफ कैसा मिल गया, पैरेलल, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ कैसा होने लगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल, मतलब यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुक गया, रेस्ट में आ गया, रेस्ट। तो ग्राफ को ऐसे स्टडी करते हैं। बात करते हैं आगे, जो अगला टॉपिक है लास्ट 3.2, यही यही पढ़ना है पूरा, उसके बाद फिर अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में बाकी चैप्टर डिस्कस करेंगे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो अभी हम देख चुके हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है। लेकिन अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना तेज चेंज हो रहा है, बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन कितनी चेंज देर, मतलब कितनी तेज चेंज हो रही है, एंड इन वाट, किस डायरेक्शन में हो रही है। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, कैसी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और ये स्केलर क्वांटिटी है। टू डिस्क्राइब दिस वी डिफाइन द क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने जो क्वांटिटी डिस्क्राइब की जिसको एवरेज वेलोसिटी कह दिया गया। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है, इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज आर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स। अब ये डायग्राम है एवरेज वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस इनिशियल x1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये किसका है, b बार से रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज वेलोसिटी का, ये सिंबल है, और एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकाली जाएगी। वेयर अगर x2 और x1 क्या है, पोजीशन है ऑब्जेक्ट की t2 और t1 टाइम पर रेस्पेक्टिवली, हियर द बार ओवर द सिंबल फॉर वेलोसिटी इज स्टैंडर्ड नोटेशन यूज्ड टू इंडिकेट एवरेज क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। द एसआई यूनिट फॉर द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और मीटर इनवर्स होती है, ऑल्दो या किलोमीटर इनवर्स, हॉर्स इनवर्स इज यूज्ड इन मेनी एवरीडे एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। लाइक डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की तरह एवरेज वेलोसिटी भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन एस्पेक्ट ऑफ वेक्टर कैन बी टेकन केयर बाय पॉजिटिव और निगेटिव, डायरेक्शन को पॉजिटिव और निगेटिव से लेते हैं, साइन मतलब पॉजिटिव ले लेंगे किसी एक डायरेक्शन को, अगर फॉरवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया तो बैकवर्ड को निगेटिव ले लेंगे। वी डू नॉट हैव टू यूज द वेक्टर नोटेशन फॉर द वेलोसिटी इन दिस चैप्टर, क्योंकि अगर हम एक एक्सिस में बात करते हैं तो वहाँ पे वेक्टर नोटेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कंसीडर द मोशन ऑफ कार फ्रॉम इन फिगर 3.3, जो पहला डायग्राम था उसकी बात कर रहा है। द पोर्शन ऑफ द एक्स-टी ग्राफ बिटवीन टी इक्वल टू 0 से लेकर 8 सेकेंड तक एंड इज ब्लोन अप एंड, नहीं जो पहला नहीं सॉरी 3.3 जो अभी ग्राफ की बात की है उस ग्राफ की बात कर रहा है। एक्स-टी ग्राफ बिटवीन टी इक्वल टू 0 एंड 18 सेकेंड इज ब्लोन अप एंड shown in figure 3.4 as seen from the plot। the average velocity of the car between time t5 और t7 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज स्पीड क्या बतानी है। तो एवरेज स्पीड के बारे में पहले हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये ग्राफ है 3.4, द एवरेज स्पीड इज स्लोप ऑफ लाइन P1 एंड P2, मतलब P1 और P2 लाइन का अगर हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो हम बात करते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट निकाल वो सॉरी एवरेज वेलोसिटी मतलब b बार निकालना है। तो x2 माइनस x1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। अब बात करते हैं हम x2 मतलब फाइनल पोजीशन, हमें p1 और p2 कहाँ से t बराबर 5 सेकेंड से लेकर t बराबर 7 सेकेंड तक के बीच में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम देखते हैं अगर ये क्या पोजीशन हो गई मेरी इनिशियल मतलब x1, और जो 27.4 पोजीशन क्या हो गई x2, x1 है ये x2 पोजीशन है, और ये मेरा टाइम क्या हो गया t1 5 सेकेंड और 7 सेकेंड t2, तो बस वैल्यू रख देनी है। फाइनल पोजीशन मतलब 27.4 माइनस इनिशियल पोजीशन 10 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 7 सेकेंड माइनस इनिशियल टाइम 5 सेकेंड, तो ये कितना बचा 17.4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 8 प्लस 8.7 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज। अब बात करते हैं इसके, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी किसके भी एवरेज वेलोसिटी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो फाइनल पोजीशन है 27.4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 7 माइनस 5, देन कितनी आ गई 8.57 मीटर पर सेकेंड। जियोमेट्रिकली दिस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन P1 P2 कनेक्टिंग द इनिशियल पोजीशन P1 एंड टू फाइनल पोजीशन P2 एज शोन इन फिगर 3.4। तो अगर हम बात करें हमें अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, तो हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए
उसका क्या टाइम ग्राफ है, तो बी एवरेज, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका इसका इसका स्लोप निकाल लेंगे, मतलब स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप से क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया से क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, उसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, याद रखना। मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, और अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड कर जाए, मतलब कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जहाँ से चला था वापस वहीं पर आ जाए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा मतलब एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इट इज जीरो, इफ द डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। फिगर 3.5 shows the xt graph for an object moving with positive velocity 3.5a, moving with negative velocity 3.5b and रेस्ट वाले 3.5c। ये जो तीन डायग्राम दिए हैं 3.5 पोजीशन टाइम ग्राफ एंड फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मूविंग पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और सी रेस्ट पर है। तो हम इसकी बात करते हैं, ये ग्राफ की, ये क्या है, मतलब टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन और क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में वापस आ रहा है, ये क्या फॉरवर्ड में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पोजीशन टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम इस डी डायग्राम की बात करें तो ये कैसे है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अपना फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया मतलब साइन कैसा हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी। और ये क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल, ग्राफ कैसा मिल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल जा रहा है, तो मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब आगे बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज अबव इन्वॉल्व्स बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज वेलोसिटी में कौन इन्वॉल्व होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है। वी हैव सीन अर्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पाथ लेंथ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ लेंथ से डिफरेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ओवर द एक्चुअल पाथ, और हम अगर उसके एक्चुअल पाथ को के मोशन को डिस्क्राइब करना है तब हम एक अनदर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम है एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल विच इज द मोशन हैज टेकन प्लेस। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल 3.2। एवरेज स्पीड है ऑब्वियसली सेम यूनिट, जो वेलोसिटी की यूनिट थी वही एवरेज स्पीड की भी यूनिट होगी, मीटर इनवर्स दैट ऑफ वेलोसिटी, बट इट डज नॉट टेल्स इन व्हाट डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो बट डज नॉट टेल अस व्हाट डायरेक्शन इन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दस इट ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। इन कंट्रास्ट टू एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। ऐसा मोशन जब डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, जैसे कि अभी जो केस देखा था ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक, इस केस में क्या था, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ, पाथ लेंथ के इक्वल था, सेम डायरेक्शन, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, इक्वल टू पाथ लेंथ। इन दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होगा, ऐसे केस में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बी बार का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगा। दस दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, यू विल सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मतलब ये बात हमेशा
ये केस नहीं होगा, आप कंडीशन बदल भी सकती है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 3.1 एग्जांपल, ए कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कोई कार है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रही है, जैसे कि से ओ से, वही पहला अगर डायग्राफ 3.1 ओ से पी, फिगर 3.1, इट मूव्स फ्रॉम ओ से पी मूव कर रही है 18 सेकेंड में, और उसके बाद वापस जा रही है, रिटर्न बैक फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक जाने में समय लगा 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड लगा। वाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन गोइंग, तो उसकी हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। पहले में क्या बताना है, ओ से पी तक एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है, बी में बतानी ओ से पी और बैक टू क्यू, तो दोनों केसों में बतानी है। तो हम बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं ए की, एवरेज वेलोसिटी मतलब ओ से लेकर पी तक की, इस केस में बताते हैं। इस केस में क्या था भाई, मोशन कैसा था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन था। जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगा, नो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था, तब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ, पाथ लेंथ के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस 360 थी, पाथ लेंथ भी प्लस 360 थी, तो अगर हम एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो बी एवरेज 360 डिवाइडेड बाई 18, ओ से पी तक टाइम कितना लगा, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, तो 18 सेकेंड तो कितना आ गई एवरेज वेलोसिटी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, पाथ लेंथ भी 360 मीटर है, डिवाइडेड बाई मतलब ये भी सेम आ गई। तो इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर आ गई इस केस में। लेकिन अब बात करते हैं आगे, जो दूसरा केस है बी, इन दिस केस बी, ओरिजिन से पी के पास गया, पी से फिर वापस कहाँ पे आया, रिटर्न बैक टू, तो ये इधर गया, उसके बाद फिर वापस आया क्यू के पास। इस केस की बात करते हैं, तो द एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट ये क्या इनिशियल मतलब 0, ये क्या फाइनल कितनी थी x2 मतलब 240, तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 240 मतलब फाइनल x2 माइनस x1 डेल्टा x, 240 माइनस 0 मतलब प्लस 240, इस केस में ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 240 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ से ये कितना 18 सेकेंड लगा, और जो पी से क्यू जाने में कितना लगा 6 सेकेंड, टाइम इंटर टोटल टाइम 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड मतलब 24, तो 240 बाई 24 तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, पाथ लेंथ की बात करें तो कितनी थी 360 ओ से पी, उसके बाद ए पी से क्यू 120 प्लस 120 तो 480, कितना आ गया 480, तो कितना 480 डिवाइडेड बाई 24 तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड नॉट इक्वल। Thus, in this case, the average speed not equal to the magnitude of average velocity. This happens because the motion here involves change in direction, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया, पी के बाद बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगा, so that the path length is greater than the magnitude of displacement. This shows the speed is, इन जनरल बात करें तो स्पीड क्या है, ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, जनरल केस की बात करें। द कार इन एग्जाम्पल 3.1 मूव फ्रॉम ओ टू पी एंड कम्स बैक टू ओ, मतलब ओ से पी मूव कर रहा है, उसके बाद फिर ओरिजिन पे वापस आ गया इन द सेम इंटरवल, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, ओ से पी पॉइंट तक की बात करें तो 360, पी से फिर वापस ओ के पास आ गया प्लस 360, मतलब 360 गया 360 आया, तो कितना हो गया टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई 360 प्लस 360 मतलब 720, टोटल टाइम 18 सेकेंड जाने में, तो टाइम भी उतना ही लगा 18 सेकेंड आने में मतलब 36, तो ये कितना हो जाएगा बी एवरेज स्पीड 720 डिवाइडेड बाई 36 मतलब कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम बात करें इस वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की x2 माइनस x1, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल और इनिशियल कोइंसाइड कर लगे मतलब 0 माइनस 0 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया मतलब एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। तो ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में, जो इस चैप्टर अगला जो इसका अगला टॉपिक है उसके बारे में।